गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। चलिए एक बार बताइए, सब कुछ क्लियर है क्या? बहुत सारे लोगों के मैसेज गुड मॉर्निंग के हैं, लेकिन एक बार क्लियर का देख लूं मैं। शेखर ने कह दिया ओके, चलो बढ़िया। बहुत शानदार भाई। मनु ने, लक्ष्मण ने, कैलाश ने कह दिया है क्लियर है। रावत ने, जयप्रकाश ने, निधि ने कह दिया है क्लियर है, अतुल ने कह दिया बढ़िया। तो 5-6 मैसेज में देख लेता हूँ कि क्लियर है, मतलब सब कुछ क्लियर होगा। आवाज और वीडियो दोनों चीजें क्लियर हैं तो अपन क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लेते हैं अपन आज की शायरी। आज की शायरी है कि क्यों लोग सितारों पे नजर रखते हैं। क्यों लोग सितारों पे नजर रखते हैं, हर एक घटनाक्रम की खबर रखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो हर तरह की उनको नॉलेज चाहिए, ये भी हो वो भी हो, आईपीएल का मैच भी देखना है। कल एक स्टूडेंट मेरी कलीग ही है, एनएचएम में ड्यूटी करता है, तो मैंने देखा उसको, जब मेरी ड्यूटी पे मैं पहुंचा तो वो आईपीएल का मैच देख रहा था। मैंने फिर अब ऐसे नॉर्मली जब बातचीत हुई तो मैंने उससे पूछा क्या भाई तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बोले सर टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल। मैंने कहा ये आईपीएल मैच देखने के लिए टाइम मिल जाता है तुमको? बोले सर इसमें तो मेरा इंटरेस्ट है, शौक है, तो टाइम निकाल लेता हूँ। तो भाई जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लोगे पढ़ाई में, अगर आपको इंटरेस्ट आ गया तो आपको जब कहीं से भी आप टाइम निकालोगे। इंटरेस्ट बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पर ये जो सवाल है ना कि सितारों पे नजर क्यों रखते हैं, घटनाक्रम की खबर क्यों रखते हैं, एक्चुअली ये इसका एक जवाब अगर पूछा जाए जवाब, तो इसका एक जवाब सिर्फ इतना है कि क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी जिसमें पर्सन में होती है तो वो उसको कहीं ना कहीं से ढूंढने की कोशिश करता है उस सवाल का जवाब उसको मिल जाए, है ना। और पूरी दुनिया में एक इंसान ही एक मात्र ऐसा प्राणी है जिसको क्यूरियोसिटी होती है, कुछ सीखने की ललक होती है। तो ये अपनी पढ़ाई से कैसे कोरिलेट कर रहा है? हम जो कुछ भी आईपीएल से भी क्वेश्चन आते थे, जो क्वेश्चन आते हैं वो अपनी क्लास में चलेंगे खेल में, लेकिन पूरा का पूरा 2-2 घंटे तक मैच देखो तो उसमें अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है भाई, है ना। तो इतना टाइम वेस्ट मत करो आप कि मैच देख रहे हो या कुछ मूवी देख रहे हो, है ना। फिलहाल आपको एग्जाम पे ही फोकस करना है। और करेंट अफेयर जो आता है वो एकदम लेटेस्ट नहीं आता कि जैसे अभी आईपीएल पे चल रहा है तो अभी आईपीएल से ही क्वेश्चन आ जाए। अगर करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे भी तो पिछले साल से आएंगे, मतलब 2022, जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक के ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है भाई? कहने का मतलब ये है कि जब भी आप पढ़ाई करें तो वो जो टॉपिक है उसकी क्यूरियोसिटी पहले जनरेट कर दे। जितने भी जो टॉपर्स लोग रहते हैं, जो अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, उनका एक बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है, ये बहुत बड़ी टेक्निक होती है कि जब भी किसी टॉपिक को वो शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसमें वो क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं। अब ये क्यूरियोसिटी कैसे पैदा होगी भाई? कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप उससे टॉपिक से अपने आप से एक सवाल पूछें। जैसे अगर अपन ब्लड ग्रुप पढ़ रहे हैं, कुंभ टेस्ट पढ़ रहे हैं, तो अगर आपने सिर्फ मेन डेफिनेशन पढ़ ली है तो डेफिनेशन पढ़ के आपके दिमाग में वो क्यूरियोसिटी आना चाहिए, आपके दिमाग में सवाल बनने चाहिए, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। जैसे अपन ने कुंभ, आपने जो भी टॉपिक अपन पढ़ते हैं तो टॉपिक में आप बाद में कॉन्सेप्ट पढ़ो, पहले आप उसकी हेडिंग देख लो, और हेडिंग देखने के बाद आपके मन में सवाल उठना चाहिए, मन में क्यूरियोसिटी आना चाहिए। अगर ये क्यूरियोसिटी आपके दिमाग में आ गई है, मन में आ गई, तो अपने आप जो टॉपिक है उसमें आपको इंटरेस्ट आएगा। और अगर इंटरेस्ट आ गया तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, अपने आप आपसे मेहनत होगी, अपने आप पढ़ते हुए चले जाओगे। और कितने जल्दी आप थ्योरी कवर कर लोगे आपको खुद मालूम नहीं चलेगा, है ना। तो बाकी की जो फालतू चीजें हैं उन पे आपको कम से कम फोकस करना है। जितनी भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें हैं उनको आपको हटाना है अपनी लाइफ से फिलहाल तौर पर, है ना। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, रील्स वगैरह हो गए, फेसबुक वगैरह हो गए, जो आपके टाइम को ज्यादा वेस्ट करते हो आप उनको एकदम हटा दीजिए, ठीक है। तो क्यों लोग सितारों पे नजर रखते हैं, हर एक घटनाक्रम की खबर रखते हैं, अक्सर भूल जाते हैं वो ताकत उड़ान की, अक्सर भूल जाते हैं वो ताकत उड़ान की, जो हवाओं के रुख का असर रखते हैं। जिनको ऐसा लगता है कि सब कुछ जो होता है वो किस्मत से ही होता है, तो ऐसा नहीं है भाई, किस्मत से नहीं होता, बहुत कुछ अपने ऊपर भी डिपेंड करता है। हालांकि किस्मत भी थोड़ा बहुत रोल प्ले करती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। एकदम से अपन नहीं कह सकते कि किस्मत नहीं होती है, किस्मत भी रहती है, ऐसा है। लेकिन मेहनत अगर करें अगर अपन, तो किस्मत के जो डिसीजन है वो अपन बदल सकते हैं, ठीक है। तो आपको हवाओं के रुख के अनुसार नहीं चलना है, आपको खुद अपने उड़ान की ताकत याद रखना है। चलो, तो ये थी अपनी आज की शायरी। हार्ड वर्क, बहुत बढ़िया, हार्ड वर्क और लक, शेखर ने लिखा है हार्ड वर्क और लक
दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको सक्सेस दिलाता है। ठीक है भाई, तो थोड़ा बहुत लक का भी रहता है, लेकिन हार्ड वर्क। देखो भाई, मैंने एक बार एक चीज और आपसे डिस्कस की थी कि जो चीजें अपने कंट्रोल में है अपन उन पे ही ज्यादा फोकस करें तो ज्यादा अच्छा है। अब लक के ऊपर अपना ज्यादा कंट्रोल नहीं है, ठीक है, तो अपना कंट्रोल है हार्ड वर्क पर, तो अपन हार्ड वर्क करते हुए चलो, बाकी फिर किस्मत पे है, अपना सिलेक्शन हो या नहीं हो वो अपन छोड़ के रखते हैं। ठीक है, चलो तो आज के टॉपिक पे अपन शुरू करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। ब्लड बैंकिंग अपना चल रहा था, और ब्लड बैंकिंग में अपन ने शुरुआत में कुछ चीजें डिस्कस कर ली थी। कल अपन ब्लड बैंक के बारे में डिस्कस कर चुके थे कि ब्लड बैंक कौन कौन से अपने उनके कलर कोड होते हैं, किस तरह से हम डोनर का डोनेशन लेते हैं, डोनर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अब इस ब्लड बैंक में एंटीकोगुलेंट कौन सा होगा वो अपन डिस्कस करेंगे ना, कल का ही टॉपिक है ये। कल के टॉपिक का कुछ पार्ट अपना कल हो चुका था, बाकी का पार्ट अपन आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, देखो रावत ने लिखा है सिर्फ स्कोर अपने लिए इंपोर्टेंट होता है, तो स्कोर आप देख लो, इतना सफिशिएंट है, पूरा मैच देखने की क्या जरूरत है। बढ़िया, चलो। एंटीकोगुलेंट जो ब्लड बैंक में यूज होते हैं बेसिकली वो तीन टाइप के हो सकते हैं। तीन टाइप के कौन कौन से हैं? तीन टाइप के जो हैं वो एसीडी, सीपीडी और सीपीडीए। ठीक है, एसीडी एसिड साइट्रेट और डेस्टोड, सीपीडी मतलब साइट्रेट फॉस्फेट और डेस्टोज, और तीसरा है CPDA1, है ना। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये एक दूसरे से अपडेट वर्जन है, जैसे अपन ने पहले मोबाइल की बात की थी, मोबाइल वर्जन जो है वो अपडेट है ना। इसी तरह से ये जो एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड बैंक में यूज होते हैं, भले ही बुक जो कहती है वो तीन टाइप के होते हैं, लेकिन दरअसल जो है वो एक दूसरे के अपडेटेड वर्जन है। एसीडी का अपडेट करके सीपीडी बना दिया, सीपीडी को अपडेट करके CPDA1 बना दिया। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना कि इस तरह से तीन हो सकते हैं। ठीक है, तो एसीडी पुराना वर्जन हो चुका है, अपन ये कह सकते हैं कि भाई एसीडी पुराना वर्जन है, तो नॉर्मली ब्लड बैंक में एसीडी का यूज अब नहीं किया जाता, लेकिन कहीं कहीं पर कोई छोटी मोटी जगह पर एसीडी का यूज हो भी सकता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली ज्यादातर जगह पर अब एसीडी को रिप्लेस कर दिया है सीपीडी से या फिर CPDA1 से, है ना। क्यों रिप्लेस कर दिया है? क्योंकि एसीडी की जो लाइफ स्पेन थी वो कम थी, उसमें ब्लड कम दिनों तक रह पाता था। सीपीडी में जो ब्लड रहता है वो 21 दिन तक हम स्टोर करके रख सकते हैं, और ब्लड की जो लाइफ स्पेन है वो आरबीसी से काउंट की जाती है। आरबीसी कितने दिन तक सरवाइव कर सकती हैं उस एंटीकोगुलेंट में, उस आधार पर अपन ये डिसाइड करते हैं कि उसकी लाइफ स्पेन कितनी है। सीपीडी में जब अपन रखेंगे, है ना, जब अपन का डोनर की बात कर रहे थे, डोनर से जब अपन ने डोनेशन लिया था तो उसमें अपन ने एंटीकोगुलेंट मिक्स कर रहे थे, तो वो एंटीकोगुलेंट अगर सीपीडी है तो सीपीडी में जो होल ब्लड है वो 21 दिन तक बना रह सकता है। 21 दिन तक उसकी जो आरबीसी होंगी वो लाइव रहेंगी, अच्छी रहेंगी। ठीक है, फुल फॉर्म को मैं नोट्स में डाल दूंगा, अभी मनु अपन पढ़ने वाले हैं, आगे चल के शायद फुल फॉर्म आएगा। एसीडी का एसिड साइट्रेट डेस्टोस, सीपीडी का साइट्रेट फॉस्फेट और डेस्टोस, और CPDA1 का जो है वो ए इसमें एडेनिन के लिए लग जाता है ना। अपन आगे चल के मेरे ख्याल से और डिटेल में है, नहीं होगा तो मैं इसको नोट्स में डाल दूंगा। CPDA में 21 दिन तक चलता है होल ब्लड, CPDA1 में 35 दिन तक चलता है, 35 दिन तक होल ब्लड की लाइफ स्पेन रहती है। बहुत बढ़िया, देखो भारती ने पूरे के फुल फॉर्म लिख के भेज दिए हैं, बहुत शानदार। चलो, अब CPDA1 जो है वो सबसे अपडेटेड अपन ये कह सकते हैं। CPDA1 में ब्लड और एंटीकोगुलेंट का जो रेशो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है, एक दो बार पूछा जा चुका है ये ब्लड और एंटीकोगुलेंट का रेशो, कि कितने ब्लड में हम कितना एंटीकोगुलेंट मिक्स करते हैं। ठीक है, तो उसका जो रेशो है वो आप 114 से याद रखना है, 100:14 से आपको याद रखना है। याद रखने के लिए 114 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए इसकी अलग अलग वॉल्यूम से क्वेश्चन बना देता है ना। अब देखो, जो अपने पास ब्लड बैग होते हैं नॉर्मली, ज्यादातर जो ब्लड बैग होते हैं वो 350 ml के ब्लड बैग होते हैं। ब्लड बैग छोटे भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत बड़े भी हो सकते हैं, 450 ml तक के भी ब्लड बैग हो सकते हैं। तो अगर 350 ml का ब्लड बैग है तो आप उससे जस्ट उसका कैलकुलेशन करोगे। कैसे कैसे कैलकुलेशन करोगे भाई? अगर 100 ml का ब्लड बैग था तो उसमें अपन ने 14 ml CPDA1 एंटीकोगुलेंट को मिक्स कर दिया। ठीक है,
अगर 350 है तो 350 में अपन क्या करेंगे, 14 से 14 में अपन 3.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.5 का मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि 100 ml में इतना है और 350 में कितना होगा, वही बिल्कुल नॉर्मल सिंपल सी मैथ है ये, ना कि 100 ml में इतना है तो 350 में कितना होगा, तो 100 ml में 14 ml होता है। और अगर अपन 350 में अगर कैलकुलेट करेंगे, 350 में अगर कैलकुलेट करते हैं तो 350 में जो एंटीकोगुलेंट की जो वॉल्यूम निकलती है वो 49 ml निकल के आती है। मतलब 350 ml के ब्लड बैग में अपन 49 ml CPDA1 को ऐड करते हैं, ठीक है। और 450 ml का जो ब्लड बैग होता है, फिर आप और कैलकुलेट कर सकते हो इसी से। 14 में अगर अपन 3.5 की जगह 4.5 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 63 आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो 45 ml का अगर ब्लड बैग है तो उस टाइम पर हम एंटीकोगुलेंट जो होता है वो 63 ml उसमें ऐड करते हैं। तीनों जो दिख रहे हैं आपको, ये तीनों इस तरह से एग्जाम में आ सकते हैं। एग्जामिनर उसको और कंफ्यूज करने के लिए 300 भी पूछ सकता है। तो मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग मुझे जवाब दो। 100 ml का ब्लड बैग है, उसमें 14 ml CPDA1 ऐड किया है। अगर ब्लड बैग 300 ml का है तो उसमें अपन CPDA1 कितना ऐड करेंगे? मैं मैथ की क्लास लेने लग गया। चलो, कोई मुझे बता सकता है क्या कि अगर मान लो 300 ml का ब्लड बैग है तो उसमें अगर CPDA1 ऐड करना है तो कितना ऐड करेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ गए हैं, किसी के 42, किसी के 43 भी आए हैं, किसी के 72 भी आए हैं। भाई 72 कैसे आ गया? इतना तो नहीं हो सकता पॉसिबल। 72 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 72 तो भाई 450 से भी ज्यादा हो रहा है, इतना नहीं होगा, है ना। अच्छा, 500 ml में कितना लेंगे? ओके, ऊपर शेखर ने पूछा था 500 में कितना लेंगे, तो उसका 72। ओके, बहुत बढ़िया, है ना। तो इसी तरह से आपको कैलकुलेट करना, देखो कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। अगर 14 है और 14 में आप 300 करना, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 चौके 12 और 3 एकम 3 और 1 4, बहुत बहुत बढ़िया, 42 आंसर आएगा। अगर 300 ml का अगर ब्लड बैग है तो उसमें एंटीकोगुलेंट जो होगा वो हम 42 ml एंटीकोगुलेंट CPDA1 का यूज करेंगे। 350 से ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो या तो 350 के आते हैं या 450 के आते हैं। 350 में 49 ml और 450 में जो होता है वो 63 ml अपन ऐड करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। मैथ अच्छी हो गई आप लोगों की, 2 महीने से आप मैथ पढ़ रहे हैं। अच्छा कैलकुलेशन किया जाता है, सभी लोग स्टूडेंट ने सही किया। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, अपन कंपोजिशन की बात करेंगे। कंपोजिशन जो अपन ने तीनों टाइप के ही एंटीकोगुलेंट पढ़े हैं, ACD, CPD और CPDA1, तीनों के ही कंपोजिशन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा। लेकिन एंटीकोगुलेंट में सबसे अपडेटेड जो है वो CPDA1 वाला जो एंटीकोगुलेंट होता है वो सबसे अपडेटेड होता है। तो अपडेटेड होता है तो कंपोजिशन अपन इसकी ही पढ़ेंगे। एग्जाम में भी ज्यादातर क्वेश्चन बनेंगे तो इससे ही बनेंगे, प्रीवियस पेपर में भी इससे क्वेश्चन बने हैं। कंपोनेंट और एंटीकोगुलेंट, इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं ब्लड बैंक से। ये जरूर आप अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब देखो CPDA1, इसका जो नाम है वो एक्चुअली इनके ही कंपोनेंट से, इनकी जो कंपोजिशन से ही बना है। इसमें C का मतलब साइट्रेट और साइट्रिक एसिड, दो चीजों के लिए यहाँ पर C यूज हुआ है, सोडियम साइट्रेट के लिए और साइट्रिक एसिड के लिए, ठीक है। सोडियम साइट्रेट जो होता है वो 25.8 ग्राम प्रेजेंट होता है CPDA1 में, और साइट्रिक एसिड जो प्रेजेंट होता है वो 3.2 ग्राम प्रेजेंट होता है ना। ये जो वॉल्यूम है 25.8 ग्राम या 3.2 ग्राम, है ना। ये वॉल्यूम आप ना भी याद करोगे तो चलेगा, क्योंकि एग्जाम में अभी तक कभी भी इस तरह से क्वेश्चन नहीं बने कि सोडियम साइट्रेट कितना होता है या साइट्रिक एसिड कितना होता है। फिर भी आप अगर साथ साथ में पढ़ते हुए चलो तो अपने लिए फायदेमंद रहता है, थोड़ा सा अपन को याद रहता है। कभी हो भी सकता है क्वेश्चन बन जाए, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं। कंपोजिशन में कभी भी इस तरह से वॉल्यूम्स की क्वेश्चन नहीं आते कि कितने ग्राम में प्रेजेंट है। कंपोजिशन में ये जो नाम है ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये जरूर ध्यान रखना है आपको। CPDA, 4 यहाँ पर वर्ड हैं, तो यहाँ पर C से 2 शब्द निकल के आ रहे हैं, एक तो साइट्रेट भी निकल के आ रहा है और साइट्रिक एसिड भी निकल के आ रहा है, ठीक है। दूसरा जो P है, इससे
फोस्फेट बनता है, और फोस्फेट का जो पूरा नाम है वो सोडियम फोस्फेट। फोस्फेट जब भी अपन यूज करते हैं, हमेशा फोस्फेट का यूज पीएच को मेंटेन करने के लिए होता है। तो पीएच को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर अपन सोडियम फोस्फेट का यूज करेंगे, है ना। देखो इनकी कंपोजिशन से ही अपन को इसके फंक्शन समझते आएंगे। सोडियम साइट्रेट और साइट्रिक एसिड दोनों जो है वो एंटीकोगुलेंट की तरह काम करते हैं, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते, है ना। सोडियम फॉस्फेट जो होता है वो पीएच को मेंटेन करके चलता है ना। जो लॉजिकल पॉइंट होते हैं मैं साथ साथ में डिस्कस करते हुए चलता हूं। मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूं, जो आप लोगों को नोट्स मिल रहे हैं उसमें लॉजिकल पॉइंट को छोड़ के रखा है, लेकिन क्लास में मैं डिस्कस करते हुए चलता हूं, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फॉस्फेट जो होता है वो पीएच को मेंटेन करने के लिए होता है, और बाकी जो सोडियम साइट्रेट और साइट्रिक एसिड होते हैं ये एंटीकोगुलेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है। बाकी फिर तीसरे नंबर पे आता है अपना डेस्टोस, डी, है ना, डी से निकलता है अपना डेस्टोस। डेस्टोस जो होती है वो शुगर होती है। ग्लूकोज अपन ने पढ़े वही कार्बोहाइड्रेट के अंदर, ध्यान होगा आपको, ग्लूकोज डेस्टोज, ग्लूकोज का ही अपन डेस्टोज भी बोलते हैं ना। तो डेस्टोज जो है वो एक तरह की शुगर है, और यहां पर अपन ने शुगर ऐड क्यों की है, क्योंकि जो आरबीसी होती है उनको जिंदा रहने के लिए, लाइफ रहने के लिए उनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और एनर्जी जो होती है वो इस डेस्टोज से ही मिलती है। मतलब डेस्टोज जो होता है वो आरबीसी को एनर्जी देने का काम करता है, ठीक है। तो यहां पर डेस्टोज जो होगी वो आरबीसी को एनर्जी देगी, ठीक है, जिससे अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो आरबीसी आरबीसी जो होती है वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर अगला आता है अपना एडेनिन। तो एडेनिन भी एनर्जी ही देने का काम करता है, तो एडेनिन को एक्स्ट्रा कंपोनेंट की तरह यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एक बार एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन बनाया कि यहाँ पर सीपीडी ए है, तो इसमें ए का मतलब क्या है ना। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो मान लो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सीपीडी ए है, तो इसमें डी का मतलब क्या है, या फिर इसमें पी का मतलब क्या है। इस तरह से एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। ए का मतलब है एडेनिन। एडेनिन जो होता है वो 27.5 ग्राम प्रेजेंट होता है। इसकी कंपोजिशन में आप इनके ग्राम ना भी याद करोगे तो चल जाएगा, बस एक बार आप पढ़ लो, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। और आप याद भी करना चाहो तो बड़ी सिंपल सा देखोगे आप ये देखोगे कि साइट्रेट को ले लो आप, डेस्टोस को ले लो आप, और एडेनिन को ले लो आप। तीनों को अगर आप लेते हो तो तीनों जो है वो लगभग 25 ग्राम के आसपास है। इसमें ज्यादा रटने वाली समस्या है नहीं, है ना। अगर आप इसके मान लो बोलो कि सर एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, तो आप देखोगे कि तीनों जो है वो 25 ग्राम के आसपास ही है ना। एग्जाम में तो वही हमारे पास ऑप्शन रहते हैं, तो 25 ग्राम के आसपास अगर जो वॉल्यूम हुई, जो अप्रोक्सीमेटली आया, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें रटने वाली कौन सी बात हो गई, साइट्रेट भी 25 ग्राम, डेस्टोज भी 25 ग्राम, और एडेनिन भी लगभग लगभग 25 ग्राम, 27 ग्राम है, तो थोड़ा सा 2 ग्राम ज्यादा मान लो आप, है ना। सिर्फ साइट्रिक एसिड और फॉस्फेट जो है वो 2 या 3 ग्राम है, बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है ना। तो अपन को अगर इसकी ग्राम में भी याद करना होगा तो भी ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है। ध्यान रख लो आप, साइट्रेट, फॉस्फेट और साइट्रेट, डेस्टोज और एडेनिन, अगर इसमें अपन सिर्फ पी को छोड़ दें तो पी के अलावा बाकी के जो है वो सी डी ए, ये जो है वो 25 ग्राम है। पी जो होता है वो केवल 2 ग्राम है, 2.2 ग्राम है। फॉस्फेट जो होता है वो 2.2 ग्राम होता है, वो सिर्फ पीएच को मेंटेन करने के लिए फॉस्फेट का हम यूज करते हैं, ठीक है भाई। चलो बाकी के और जो एसीडी है और सीपीडी है उनके कंपोजिशन आपको बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है, तो उसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। चलो आप लोगों के 2-3 लोगों के मैसेज हैं, तो मैं एक बार उनको देख लेता हूँ, फिर अपन आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। धनुष ने कहा सर आपको धन्यवाद, मैथ इंग्लिश की क्लास सब चल रही है, ओके, थैंक यू धनुष। बहुत अच्छा है सर, कंपोजिशन ऐसे ही डायल्यूटिंग फ्लूइड के भी बता दीजिए। डायल्यूटिंग के अपन गायत्री डिस्कस कर तो चुके हैं, डायल्यूटिंग फ्लूइड के एक बार देखना आप। डेस्टोज एनर्जी देता है बिल्कुल, ओके। एडेनिन लाइफ स्पेन, बहुत बढ़िया। देखो रूप सिंह ने लिखा है लाइफ स्पेन बढ़ा देता है, तो लाइफ स्पेन भी कैसे बढ़ाएगा, वो भी एनर्जी देके लाइफ स्पेन को बढ़ाता है, ठीक है। हाँ तो वैल्यू आती है वो अपन डिस्कस करेंगे, शेखर थोड़ा सा पेशेंस रखो, कितना सब कुछ अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। डेस्टोज जो होता है वो डाइसेक्राइड होता है, ओके। 25 25 27 करके जयप्रकाश ने कहा, बिल्कुल ऐसे भी आप याद कर सकते हो, जिस तरह से याद करना चाहो आप। बाकी कंपोजिशन में इतना कभी नहीं आता कि कितने ग्राम में प्रेजेंट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन।
तो ये अपन ने एंटीकोगुलेंट की बात कर ली। अब जब हम किसी डोनर का ब्लड लेते हैं, डोनेशन जब लेते हैं, तो ब्लड हमने लिया, वो तो अपना होल ब्लड कहलाता है ना। होल ब्लड में आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट भी है, प्लाज्मा भी है, पूरा होल ब्लड में सारे जो कंपोनेंट है वो सारे जब मिक्स होते हैं तो अपन उसको एक वर्ड में कहते हैं होल ब्लड। ठीक है, होल ब्लड। ठीक है, लेकिन वही जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं वो अलग अलग बीमारियों के पेशेंट होते हैं। अपन ने जब इससे पहले हेमेटोलॉजी डिसऑर्डर पे जब अपन डिस्कस कर रहे थे, जब अपन ने देखा था कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको हीमोग्लोबिन की कमी होती है। अगर मान लो अब हीमोग्लोबिन की कमी है, उसको अगर अपन ने होल ब्लड चढ़ाया तो उसको डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की जरूरत थी नहीं, फिर भी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट उसके ब्लड में चढ़ गए। ठीक है, अब मान लो किसी को कोगुलेशन फैक्टर की कमी है, अगर कोगुलेशन फैक्टर की कमी है और उसको अगर अपन ने होल ब्लड चढ़ाया तो उसके लिए आरबीसी की कोई जरूरत नहीं थी, डब्ल्यूबीसी की कोई जरूरत नहीं थी, उसको प्लेटलेट की भी कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि प्लेटलेट उसके यूजफुल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसको जो जरूरत थी वो सिर्फ प्लाज्मा की जरूरत थी। कोई ऐसा पेशेंट है जिसको सिर्फ प्लेटलेट की कमी है, तो इस पेशेंट को अगर अपन ने होल ब्लड चढ़ा दिया तो उसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बेमतलब में चले जाएंगे, प्लाज्मा बेमतलब में चला जाएगा, है ना। तो ये समस्या को दूर करने के लिए अपना जो होल ब्लड जो हम डोनर से लेते हैं, डोनेशन के तौर पे जो हम होल ब्लड कलेक्ट करते हैं, उस होल ब्लड को हम सेपरेट करके अलग अलग कंपोनेंट बना लेते हैं। तो ये अलग अलग कंपोनेंट बनाने के दो फायदे हैं। दो फायदे क्या क्या है? पहला फायदा ये है कि पेशेंट को जो रिक्वायरमेंट है उसके रिक्वायरमेंट के आधार पर ही उसको जो यूनिट दी जाती है। जैसे मान लो किसी पेशेंट में अगर प्लेटलेट कम है तो उसको सिर्फ प्लेटलेट ही दी जाए, किसी पेशेंट को अगर कोगुलेशन फैक्टर की कमी है तो उसको सिर्फ प्लाज्मा ही दिया जाए, किसी को अगर हीमोग्लोबिन की बहुत कमी है, आरबीसी की कमी है, तो उसको सिर्फ आरबीसी ही दिए जाए। ठीक है, तो इसलिए पहला तो फायदा ये है कि भाई पेशेंट को जो रिक्वायरमेंट होती है उसको सिर्फ वही चीज दी जाती है, एक्स्ट्रा में उसको नहीं दिया जाता। क्योंकि कई बार क्या होता है भाई, अति तो हर जगह बेकार होती है ना। अपने ब्लड में भी अगर अति हो गई किसी चीज की, अगर डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा हो गई, आरबीसी, मान लो किसी को प्लेटलेट की जरूरत थी, आरबीसी बहुत ज्यादा हो गई, तो उससे हीमोग्लोबिन टूटने लगेगा, बिलिरुबिन बनने लगेगा, पेशेंट को जॉन्डिस हो जाएगा। ठीक है, तो किसी को अगर आरबीसी की ही जरूरत थी तो उसको मैं अगर प्लाज्मा चढ़ गया तो उसके ब्लड का जो होम्योस्टेसिस है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, होल ब्लड जो होता है उसके कंपोनेंट बना लेते हैं, पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम उसको यूनिट देते हैं। पहला फायदा तो ये हो गया। दूसरा एक और फायदा और भी है। दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा ये है कि मान लो हमारे पास डोनर अगर कम है तो एक ही डोनर का जो होल ब्लड है उस एक पेशेंट के ब्लड, सॉरी एक डोनर के ब्लड से, एक डोनर के ब्लड के को हम 2 या 3 पेशेंट में यूज कर सकते हैं। 2 या 3 पेशेंट में कैसे कर सकते हैं भाई? किसी मान लो एक हॉस्पिटल है और एक हॉस्पिटल में एक मरीज है जिसको हीमोग्लोबिन की कमी है, एक मरीज है जिसको प्लेटलेट की कमी है, एक मरीज है जिसमें कोगुलेशन फैक्टर की कमी है। तो सिंगल एक अगर डोनर से ब्लड लिया और उसको सेपरेट कर लिया, उसको कंपोनेंट बना लिए, तो उस एक ब्लड से ही हम तीनों के लिए अलग अलग यूनिट दे सकते हैं, है ना। तो दो फायदे इसके, एक फायदा ये है कि जो जरूरत है पेशेंट को उसके हिसाब से ही मिल जाएगा। दूसरा फायदा ये है कि एक ही ब्लड से हम दो या 3 पेशेंट को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ब्लड बैंक में, हम ब्लड बैंक में होल ब्लड का यूज ना करके उसके कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट बनता कैसे है उस पर अपन बात करते हैं। कंपोनेंट जो बनता है वो सेंट्रीफ्यूज के थ्रू बनता है, सेंट्रीफ्यूज के थ्रू। अब इसमें जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं वो थोड़े अलग टाइप के होते हैं, बड़े सेंट्रीफ्यूज होते हैं। अपने जो पैथोलॉजी में जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करने के लिए, बैक्यूटेनर के लिए, वो छोटे सेंट्रीफ्यूज होते हैं। ब्लड बैंक में जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं वो बड़े सेंट्रीफ्यूज होते हैं। उनमें अपन एक साथ 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 ब्लड बैंक, देखो उसमें भी फिर बड़े बड़े साइज के, छोटे साइज के भी आते हैं। तो मान लो मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लो 8 या 10 ब्लड बैंक को एक साथ रखकर अपन उनको सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं। तो वो ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके हम ब्लड के कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, सबको अच्छे से
सेपरेट करना पड़ता है बिल्कुल। चलो तो कैसे करते हैं भाई, कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, जरा आप इसको समझते हुए चलना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है कंपोनेंट, इससे क्वेश्चन बनते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन हॉल वेट को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो नीचे का पार्ट जो होगा वो, उसमें आरबीसी इकट्ठी हो जाएंगी, पैक्ड सेल हमारा बन जाएगा, और ऊपर वाला जो होगा वो प्लाज्मा निकल जाएगा, है ना। अपना ब्लड बैग है, देखो मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए। मान लो ये ब्लड बैग है, इस ब्लड बैग को सेंट्रीफ्यूज किया, तो इसके अंदर जो होल बेड था, उस होल बेड में नीचे की तरफ तो आरबीसी इकट्ठी हो जाएंगी, और ऊपर की तरफ प्लाज्मा हो जाएगा, प्लीज प्लाज्मा सेपरेट हो जाएगा, है ना। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइट स्पिन करते हैं, और लाइट स्पिन का मतलब क्या, धीरे से सेंट्रीफ्यूज करेंगे। इसको थोड़ा और डिटेल में अपन समझेंगे, पहले थोड़ा सा प्रोसेस को समझ लो, ग्राफ के थ्रू समझ लो आप कि किस तरह से कंपोनेंट बनते हैं, फिर वन बाई वन अपन एक एक कंपोनेंट पे समझते हुए भी चलेंगे। सबसे पहले अपन ने हॉल बेड को सेंट्रीफ्यूज किया, और हॉल बेड को सेंट्रीफ्यूज करने से आरबीसी जो होती हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, नीचे की तरफ बैठ जाती हैं, सेडिमेंट बना लेती हैं, ऊपर की तरफ प्लाज्मा इकट्ठा हो जाता है, और प्लाज्मा जो होगा उसे हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहेंगे, क्योंकि इस वाला प्लाज्मा में प्लेटलेट ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होंगे, नीचे की तरफ प्लेटलेट नहीं पहुंच पाते, क्योंकि अपन ने ज्यादा तेज सेंट्रीफ्यूज नहीं करते। स्पीड कितनी होती है वो अपन थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो पैक्ड सेल है, इसे अपन पैक्ड सेल भी बोलते हैं, है ना। पैक्ड सेल, ऐसे पेशेंट जिनमें हीमोग्लोबिन की कमी थी, उनको अपन ये वाला पैक्ड सेल चढ़ा सकते हैं। तो पहला कंपोनेंट अपना कौन सा बन गया, पैक्ड सेल वाला, रेड सेल भी अपन उसको बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट अपना बन गया प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, शॉर्ट फॉर्म में अपन इसको पीआरपी कहते हैं। पीआरपी को फिर और आगे अपन सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और सेंट्रीफ्यूज करने के लिए अब अपन जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो सेंट्रीफ्यूज की स्पीड थोड़ी बढ़ा देंगे, है ना। इस वाली जो स्पीड होगी इसको अपन हार्ड स्पिन कहते हैं, है ना। हार्ड स्पिन, और अपन उसको डिस्कस करने वाले हैं कितने पे करते हैं। थोड़े और तेज घुमाएंगे तो अब दोबारा से फिर क्या होगा, ब्लड बैग में नीचे की तरफ सेडिमेंट बनेगा, और ऊपर की तरफ प्लाज्मा निकल के जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर तो आरबीसी है ही नहीं, क्योंकि आरबीसी तो निकल चुकी हैं। अब यहाँ पर जो सेल्स बची है वो कौन सी बची है, प्लेटलेट, है ना। आरबीसी जो है वो यहाँ पर निकल चुकी है, तो हमारी क्या बची है, प्लेटलेट। तो यहाँ सिर्फ क्या होगा, प्लेटलेट जो होंगी वो सेडिमेंट बना लेंगी, और ऊपर की तरफ जो होगा वो प्लाज्मा सेपरेट हो जाता है। उस प्लाज्मा को अपन फिर माइनस डिग्री पे रख देते हैं, तो माइनस डिग्री पे रख के अपन उसको लंबे टाइम तक रख सकते हैं। तो इस वाले जो कंपोनेंट है इसको हम बोलते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। नीचे की तरफ जो निकल के आया उसको हम प्लेटलेट कंसंट्रेट कहते हैं, प्लेटलेट कंसंट्रेट, है ना। जो हमारा पीआरपी था, बस पीआरपी की तरह सेम काम करेगा ये भी, क्योंकि इसमें भी प्लेटलेट ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होंगे, लेकिन सिर्फ प्लाज्मा जो होता है वो और अलग सेपरेट हो जाता है। प्लाज्मा जो सेपरेट हुआ है उसको हम एफएफपी बोलते हैं, एफएफपी। इनके जो फुल फॉर्म है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इनके फुल फॉर्म में उनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पीआरपी मतलब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, एफएफपी मतलब फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, है ना। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा क्यों बोला है अपन ने, क्योंकि यहाँ पे जो प्लाज्मा निकल के आता है इसको अपन माइनस डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, ताकि वो लंबे टाइम तक चल सके, ठीक है। अब इस फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से भी अपन आगे चल के क्रायो प्रेसिपिटेट बना सकते हैं। अब ये क्रायो प्रेसिपिटेट बनाने की प्रोसीजर जो होती है वो थोड़ी अलग होती है, लेकिन बेसिकली अगर आप देखें तो हॉल ब्रेड से कितने कंपोनेंट बन रहे हैं, है ना। अपन वन बाई वन इनको सबको अलग भी डिस्कस करेंगे, तो आप देखेंगे कि हॉल ब्रेड, अपना जो हॉल ब्रेड था उससे अपने कंपोनेंट कितने बन सकते हैं, है ना। पहला बन सकता है अपना पैक्ड सेल, जिसको अपन आरबीसी भी बोलते हैं, रेड सेल भी बोलते हैं, पैक्ड सेल अपना हो गया। दूसरा अपना बन रहा है पीआरपी, पीआरपी मतलब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, है ना। तीसरा अपना बन रहा है प्लेटलेट कंसंट्रेट। चौथा बन रहा है एफएफपी, जिसको अपन बोलते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। और पांचवा बन रहा है अपना क्रायो प्रेसिपिटेट।
तो ये 5 तरह के कंपोनेंट अपने ब्लड बैंक में बन सकते हैं, है ना। पांचों तरह के कंपोनेंट जो यूनिट है उनको और थोड़ा अपन डिटेल में डिस्कस करते हुए चलते हैं, किस कैसा यूज होता है, किस तरह से बनेगा, है ना। लेकिन उससे पहले अपन थोड़ा सा एक बार पांचों तरह के कंपोनेंट पे जरा एक अपन नजर मार लेते हैं। और नजर मारने के लिए एक टेबल है, जरा इस पे ध्यान देना आप, है ना। नोट्स में आपको ये मिल जाएगी, नोट्स में पहले ही अपलोड कर चुका हूं। 5 तरह के कंपोनेंट और हॉल ब्लड को भी मैंने इस नोट्स में शामिल कर दिया ताकि आपको सबका डिफरेंट मालूम हो। हॉल ब्लड को हम 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं। देखो तीनों जो पॉइंट है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, क्वेश्चन बनते हैं इनसे एग्जाम में। तो ये जो टेबल है इसको आप इंपॉर्टेंट टेबल मान के चलना, याद होना चाहिए। टेबल के जितने भी पॉइंट है वो आपको याद होना चाहिए। देखो हॉल ब्लड नॉर्मली हम ऐसे ही पेशेंट को चढ़ाते हैं जिनको हीमोग्लोबिन की कमी हो, एनीमिया जिनको हो, या फिर किसी को एक्यूट ब्लड लॉस हो गया हो, मतलब एक्सीडेंट वगैरह होने से उसका ब्लड लॉस हो गया हो, तो उस कंडीशन में हम उसको हॉल ब्लड चढ़ा सकते हैं। लेकिन उसकी जगह पर अगर अपन पैक्ड सेल चढ़ाएं तो वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा। नॉर्मली जिसका ब्लड लॉस हुआ हो, एक्सीडेंट की वजह से जब ब्लड निकलता है, किसी का बह जाता है, तो उस कंडीशन में उसके प्लेटलेट भी बह जाते हैं, डब्ल्यूबीसी भी बह जाते हैं, प्लाज्मा भी बह जाता है। तो उस कंडीशन में हॉल ब्लड चढ़ाना ही ज्यादा अच्छा माना जाता है ना, ज्यादा अच्छा माना जाएगा, क्योंकि उसको पूरे ब्लड की कमी हुई, हॉल ब्लड की कमी हुई है ना। तो अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से अगर एक्यूट ब्लड लॉस हुआ है तो उस कंडीशन में हम पूरा हॉल ब्लड चढ़ाते हैं। लेकिन मान लो किसी पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या किसी तरह का और दूसरे तरह का एनीमिया है जिसमें उसकी हीमोग्लोबिन कम है, ब्लड तो अच्छा है लेकिन हीमोग्लोबिन कम है, तो उस कंडीशन में हम पैक्ड सेल चढ़ाना ज्यादा अच्छा प्रेफर करते हैं। दोनों जो है उनको अपन ब्लड बैंक में 2 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं, है ना, 2 से 6 डिग्री सेल्सियस। देखो एक बात थोड़ा ध्यान रखना आप, जब अपन रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं तो रेफ्रिजरेटर को अपन 2 से 8 डिग्री के बीच में ही रखते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने जब क्वेश्चन रेफ्रिजरेटर से क्वेश्चन बने तो उसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो अपन कहते हैं कि 2 से 8 डिग्री सेल्सियस उसकी नॉर्मल रेंज अपन कह सकते हैं। लेकिन जब अपन ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड में होल ब्लड या ब्लड बैंक में जब अपन रखते हैं तो उसको 6 से ज्यादा नहीं होने देते। 6 से ज्यादा अगर हुआ तो वो भी अपना एब्नॉर्मल में जाएगा। तो होल ब्लड और पैक्ड सेल दोनों को जो है हम 2 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रखते हैं। और दोनों जो है वो 35 दिन तक इनकी लाइफ स्पेन होती है, मतलब 35 दिन तक ये सरवाइव हो सकती है इसमें आरबीसी, 35 दिन तक वो फायदेमंद रहेगा। ठीक है, अपन 35 दिन तक भी पेशेंट को होल ब्लड या फिर पैक्ड सेल जो है वो अपन चढ़ा सकते हैं। और चढ़ाते किनको है, जिनको एनीमिया हो, हीमोग्लोबिन की कमी हो, या फिर होल ब्लड एक साथ एक्यूट ब्लड लॉस हो गया हो, ब्लड बह गया हो, है ना। 3 पॉइंट है टेबल में, 3 पॉइंट है, तीनों ही पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। किस टेम्परेचर पर हम रखते हैं, कितने दिन तक वो रहेगा, उसका सर्वाइवल रेट, और उसका यूज क्या है। 3 अलग अलग पॉइंट है, तीनों ही पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। होल ब्लड और पैक्ड सेल के बाद में दूसरा अपना कंपोनेंट बना था फ्रोजन आरबीसी। फ्रोजन आरबीसी को मैंने कहा भाई माइनस डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं। कितने पे रखते हैं, -65 डिग्री सेल्सियस पर हम फ्रॉम -65 डिग्री सेल्सियस पर फ्रोजन आरबीसी को रखते हैं, जिसको हमने एफएफपी भी बोलते हैं। ठीक है, सॉरी एफएफपी अलग चीज है। फ्रोजन आरबीसी क्या है, जो पैक्ड आरबीसी है इसी को अगर अपन माइनस डिग्री पे रख दें तो वो अपना फ्रोजन आरबीसी कहलाता है ना। थोड़ा सा मैं गलती कर बैठा, फ्रोजन आरबीसी मतलब पैक्ड आरबीसी को ही अगर माइनस डिग्री पे रखो तो अपन उसको फ्रोजन आरबीसी कहते हैं। एफएफपी एक अलग चीज है, उसको अपन -20 डिग्री सेल्सियस पर एफएफपी को रखते हैं। ठीक, फ्रोजन आरबीसी जो है उसको अपन 10 साल तक रख सकते हैं। यहाँ पर टेबल में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया लेकिन मैं इसको करेक्ट करते हुए चलूंगा। फ्रोजन आरबीसी जो होती है वो 10 साल तक हम रख सकते हैं। इसका जो यूज होता है वो लंबे टाइम तक ब्लड रखने के लिए, लंबे टाइम तक हम ब्लड को स्टोर करने के लिए फ्रोजन आरबीसी का यूज करते हैं। ठीक, अगला है अपना पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो है उसे हम 20 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। ज्यादा ठंडा नहीं करते इसको, 20 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस पर पीआरपी को रखेंगे।
इसकी जो लाइफ स्पेन होती है वो बहुत कम दिनों की होती है भाई। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लेटलेट की नॉर्मली अगर अपन इन विवो बात करें, इन विवो मतलब बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट होते हैं वो 7 से लेकर 14 दिन तक की लाइफ स्पेन होती है प्लेटलेट की। 7 से लेकर 14 दिन तक प्लेटलेट हमारी बॉडी के अंदर जीवित रहते हैं। तो इन विट्रो भी हम उनको ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रख पाते। ब्लड बैंक में लगभग 5 दिन तक प्लेटलेट जो होते हैं वो अच्छे से सरवाइव कर जाते हैं। 5 दिन के बाद में फिर वो डेड होना शुरू हो जाते हैं प्लेटलेट। ठीक है, तो पीआरपी की जो लाइफ स्पेन होती है वो 5 दिन की होती है और 20 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस पर हम उसको रखते हैं। यहाँ पे टेबल में थोड़ा सा नीचे पहुंच गया है, ये आपको नोट्स में करेक्ट फॉर्म में मिल जाएगा। प्लेटलेट का जो यूज होता है पीआरपी का, वो हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन में करते हैं। कोई ऐसा पेशेंट जिसमें प्लेटलेट की कमी हो, ऐसे पेशेंट में अपन पीआरपी चढ़ाते हैं। अगला है अपना एफएफपी। एफएफपी मतलब फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को अपन -20 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं और -20 डिग्री सेल्सियस पर ये 1 साल तक सरवाइव कर जाता है। एफएफपी को हम 1 साल तक रख सकते हैं। एफएफपी का यूज क्या है? एफएफपी का यूज हम कोगुलेशन फैक्टर डेफिशिएंसी वाले पेशेंट में करते हैं। ऐसे पेशेंट जिनमें कोगुलेशन फैक्टर की कमी हो, ऐसे पेशेंट को हम एफएफपी या फिर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा चढ़ाते हैं। प्लाज्मा हम उनमें चढ़ाते हैं। अगला है अपना क्रायोप्रेसिपिटेट। क्रायोप्रेसिपिटेट जो होता है इसे भी हम -20 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करके रखते हैं और इसका सर्वाइवल रेट जो होता है वो 1 साल तक क्रायोप्रेसिपिटेट हम रख सकते हैं। इसका जो यूज होता है वो हीमोफीलिया के लिए होता है। हीमोफीलिया क्या है? फैक्टर 8 या 9 या 11 की जब कमी होती है तो इसको अपन हीमोफीलिया कहते हैं। हीमोफीलिया को अपन ने हेमेटोलॉजी में डिस्कस किया है। अगर हीमोफीलिया किसी पेशेंट को है तो उसको हम क्रायोप्रेसिपिटेट चढ़ाते हैं। अब ये क्रायोप्रेसिपिटेट बनता कैसे है या बाकी के जितने कंपोनेंट हैं वो कैसे बनते हैं, 1 बाय 1 अपन एक एक को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो एक बार ये टेबल आप जरूर नोट्स में आपको मिल जाएगी या जरूर आप अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत बढ़िया। रावत ने लाइट स्पिन का लिखा है। लाइट स्पिन जो होती है वो 2300 आरपीएम होती है 3 मिनट के लिए। ओके, चलो मैं आप लोगों के मैसेज देख रहा हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करूंगा। अलग अलग आरपीएम पर कंपोनेंट सेपरेट करते हैं, कितने टाइम के लिए करते हैं। ललिता अभी अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं, कितने टाइम वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा रुक जाओ जरा। रैंडम डोनर प्लेटलेट आरडीपी डिस्कस करेंगे अपन। रावत 2 मिनट रुको थोड़ा सा। प्लेटलेट को आरडीपी भी कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राखी, सही कह रहे हो आप। एफएफपी किस पेशेंट को देते हैं? किरण ने बोला। किरण, एफएफपी हम कोगुलेशन फैक्टर, ऐसे पेशेंट जिनमें कोगुलेशन फैक्टर की कमी हो उनको अपन एफएफपी देते हैं, है ना। अभी जो टेबल आप देख रहे हैं थोड़ा सा इसमें नीचे पहुंच गई है ना नोट्स में, लेकिन आपको बिल्कुल एकदम करेक्ट लाइन में मिल जाएगी ये। एफएफपी का यूज हम कोगुलेशन फैक्टर की कमी वाले पेशेंट को करते हैं। चलो आगे, ये प्रेगनेंसी में क्या अच्छा है? प्रेगनेंसी में अपन पैक्ड सेल देते हैं शेखर। हाँ पैक्ड सेल, बहुत बढ़िया, शेखर ने भी उसका आंसर दे दिया। चलो सर एग्जाम में ऑप्शन 1-2 दिन का दिया था, किसका दिया था? 1-2 दिन, 1-2 दिन का नहीं हो सकता प्रतिमा, 1-2 दिन कैसे हो सकता है? ब्लड बैंक को कैसे पता करेंगे कि वो यूज है या नहीं? यूज है या नहीं किरण? ब्लड बैंक का यूज तो सिर्फ सिंगल यूज होते हैं ना ब्लड बैंक। एक बार अपन ने ब्लड डोनर से अगर ब्लड ले लिया है तो एक बार लेने के बाद अपन पेशेंट को ही एक बार दे देते हैं, फिर वो यूज हुआ है नहीं हुआ है। जब तक ब्लड बैंक में है वो यूज नहीं हुआ है ना, तो अपन कैसे पता करेंगे? ये तो मतलब ब्लड बैंक में है मतलब यूज नहीं हुआ है। एक बार ब्लड से इशू हो गया है तो फिर वो बाद में डिस्कार्ड ही हो जाता है। पेशेंट को चढ़ने के बाद खुद थोड़ी दोबारा यूज करेंगे, है ना, सिंगल यूज होते हैं। आईडीडीएम का फुल फॉर्म प्रतिमा आप बायोकेमिस्ट्री में पहुंच गए। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटिस होता है ना आईडीडीएम। वो अपन ने
पढ़ा है, शेखर ने आंसर दे दिया, बिल्कुल है ना। जो जो टॉपिक के चल रहा हो क्लासेस उसी से ही क्वेश्चन पूछा करो आप। अब थोड़े बहुत कंफ्यूजन आप गूगल से भी निकाल सकते हो, आईडीडीएम का फुल फॉर्म गूगल से निकाल लेते भाई, चलो है ना। बाकी बायोकेमिस्ट्री क्लास में मिल जाएगा आपको। एचडीपी पढ़ेंगे अपन, अतुल थोड़ा सा रुको। चलो अच्छा, किरण ने पूछा स्टोरेज में खराब तो नहीं हुआ है, ये कैसे पता करेंगे? किरण, अगर ब्लड बैंक में हमारा टेम्परेचर सही है ना, तो ये पता तो अपन ऐसे नहीं हो सकता कि खराब हुआ है नहीं हुआ। वो तो अपनी एक लाइफ स्पेन होती है। हर एक ब्लड बैंक में अपन डेट डाल देते हैं, जिस तारीख को अपन ने डोनर से ब्लड लिया है, डोनर की वो डेट होती है, वो हम हर ब्लड बैंक में डाल के रखते हैं। उस पे जो स्टिकर चिपकाते हैं, अपन शुरुआत में डिस्कस कर रहे थे कि स्टिकर चिपकाते हैं, तो वो जो स्टिकर होता है उस पे सारी डिटेल हमको लिखना रहती है कि कौन से दिन हमने उसका ब्लड लिया था। तो जिस दिन लिया था उसी दिन से हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हमने हमारा पैक्ड सेल बनाया है तो उससे मान लो हमने 1 तारीख को लिया था, तो 1 तारीख से फिर हम 35 दिन बाद देखेंगे। 35 दिन बाद हम उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। अगर 35 दिन तक किसी का पैक्ड सेल अगर काम नहीं आ पाया तो उसको फिर डिस्कार्ड करना पड़ता है ना। जैसे पीआरपी की बात कर रहे हैं, पीआरपी अगर अपन ने बना लिया है और 5 दिन तक उसका यूज नहीं हुआ तो लगभग 6वें 7वें दिन हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम ब्लड कलेक्ट करते हैं, ब्लड कलेक्ट करने के साथ उसकी कलेक्शन डेट उसके स्टिकर पे लिख देते हैं, और कलेक्शन के साथ साथ उससे कैलकुलेट करके अपन उसकी एक्सपायरी डेट भी लिख देते हैं कि इस तारीख को वो एक्सपायर होगा। अब ये ब्लड बैंक के जो टेक्नीशियन होते हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ब्लड बैंक के अंदर जो भी कंपोनेंट है उसको वो लगातार अपडेट करते रहे, है ना। अपडेट का मतलब ये है कि भाई जो अगर एक्सपायरी हो चुका है ना, जैसे मान लो ये 35 दिन की है तो 35 दिन बाद होल ब्लड जो होता है वो एक्सपायर हो जाता है, तो एक्सपायर हो जाता है तो उसको अलग करना पड़ता है, ठीक है। तो ब्लड बैंक टेक्नीशियन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कोई भी यूनिट एक्सपायर हुई तो उसको हटाना है उसको। पेशेंट को इस तरह के एक्सपायर वाले ब्लड या ब्लड की यूनिट इशू नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो उसकी डेट रहती है उससे अपन कैलकुलेट करते हैं। स्टॉक बना के रखना पड़ता है, बहुत बढ़िया है ना, राकेश ने बोला। जो ब्लड बैंक में जो टेक्नीशियन आप लोगों में से अगर कोई जॉब करते हो ब्लड बैंक में, तो आप लोगों ने बता सकते हो कि करीब ब्लड बैंक में 8 से लेकर 10 रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं। रजिस्टर में उसमें बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, हर एक चीज का स्टॉक बना के रखना पड़ता है कि कौन सा पहले लिया। अब देखो पेशेंट को जब इशू करते हैं तो उस टाइम पर पेशेंट को इशू करते टाइम अपन जो ब्लड पहले लिया है उसको पहले इशू करते हैं, ताकि बाद में लेने जो जिसकी एक्सपायरी डेट थोड़ी लंबी है उसको थोड़े लंबे टाइम तक रखें, है ना। तो इसमें बहुत कुछ मेंटेन करके रखना पड़ता है अपन को ब्लड बैंक में। और अपन ये देखें तो पैथोलॉजी वाले टेक्नीशियन और ब्लड वाले टेक्नीशियन, ब्लड बैंक वाले जो टेक्नीशियन होते हैं उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत अंतर होता है। ब्लड बैंक टेक्नीशियन को ये मतलब टेस्टिंग पार्ट कम होता है उनका, और ये जो रजिस्टर वगैरह ये मेंटेन वगैरह स्टॉक वगैरह ये रजिस्टर बहुत मेंटेन करके चलने पड़ते हैं, ठीक है। बाई मिस्टेक अगर इशू हो गया है ब्लड, कपिल ने पूछा है, तो देखो सिर्फ अगर एक्सपायरी है तो डेथ होने के चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन गलत ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ना चाहिए। गलत ब्लड ग्रुप अगर है तो फिर पेशेंट को एक्सपायरी होने के भी चांसेस हैं, अगर ब्लड ग्रुप गलत है। लेकिन एक्सपायरी है तो अगर एक्सपायरी है तो पेशेंट के डेथ होने के चांसेस तो नहीं है, लेकिन पेशेंट को जो समस्या थी, जो प्रॉब्लम थी, वो उसकी सॉल्व नहीं होगी। जैसे मान लो आरबीसी है, आरबीसी अगर एक्सपायर हो गई है, तो अब किसी पेशेंट को एनीमिया है और उसको एक्सपायरी वाला ब्लड चढ़ा दिया, तो ब्लड चढ़ाने के बावजूद भी उसको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, बल्कि नुकसान क्या होगा, नुकसान ये होगा कि भाई आरबीसी की लाइफ स्पेन 35 दिन की थी वो टूटने लग गई, पेशेंट को हीमोलाइटिक जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है। रिएक्शन वगैरह हो सकती है, एक्सपायरी ब्लड से रिएक्शन वगैरह हो सकती है। अब ये सारे जो है वो लॉजिकल पॉइंट है भाई, आपकी समझदारी से आपको अगर क्वेश्चन बने तो आपको जवाब देना है समझदारी से, ठीक है। चलो तो अपन 1 बाय 1 एक एक कंपोनेंट को डिस्कस करते हुए चलते हैं, कि कल डिस्कस करें।
अरे बहुत क्वेश्चन कर रहे हो आज, क्या बात है भाई। डोनर रजिस्टर, ब्लड ग्रुप का रजिस्टर, क्रॉस मैच का, डिस्कार्ड का रजिस्टर, टीटीजी। ओके ओके, कुछ कह रहे हैं, पढ़ाएं सर आगे। चलो चलो, थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं अपन, 10 मिनट है अभी अपने पास, है ना। चलो चलो कंटिन्यू करते हैं, कल आपका इसका टेस्ट भी होने वाला है ना, तो मैं फिलहाल कंटिन्यू करता हूँ। वन बाय वन अपन एक एक कंपोनेंट को लेते हुए चलते हैं। पहला कंपोनेंट है अपना पैक्ड आरबीसी, पैक्ड सेल भी अपन इसको बोल सकते हैं। और पैक्ड सेल जो होता है वो एनीमिया या फिर अपन एक्यूट ब्लड लॉस के लिए अपन यूज करते हैं। और लाइफ स्पेन बढ़ाने के लिए हम इसमें सगम नाम का एक एडिटिव सॉल्यूशन यूज करते हैं। सगम ये क्या चीज है भाई? सगम एक्चुअली सागम जो शब्द है, इसकी कंपोजिशन जो है उसके आधार पर इसका नाम सागम है। सागम में 4 वर्ड है, SAGM। SAGM का जो मतलब है वो है सिलाइन। S मतलब सिलाइन, A मतलब एडेनिन, G मतलब ग्लूकोज, और M मतलब मेनिटॉल। तो ये 4 चीजें से मिलकर कंपोजिशन से मिलता है सगम। तो जो अपना पैक्ड सेल है, उस पैक्ड सेल में अपन ये सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं, जिस सॉल्यूशन में ये 4 चीजें हैं, है ना। तो इनको अपन ने एक साथ बोलने के लिए इसको अपन सगम SAGM भी बोल सकते हैं, है ना। ये अपन ऐड करते हैं, और इसको अगर अपन ऐड कर दें तो ये आरबीसी की लाइफ स्पैन को 7 दिन तक बढ़ा देता है। 7 दिन का बढ़ाने का मतलब क्या है? अपन थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि पैक्ड सेल की जो लाइफ स्पैन होती है वो 35 दिन की होती है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा 35 दिन तक पैक्ड सेल चलता है, 35 दिन तक, ठीक है। तो अगर अपन इसमें SAGM जो सॉल्यूशन है उसको अगर अपन ऐड कर दें तो ये 7 दिन और बढ़ा देगा। और अगर 7 दिन बढ़ा दिया मतलब अब जो लाइफ स्पेन होगी वो 42 दिन की लाइफ स्पेन हो जाती है। सगम को ऐड करने के बाद पैक्ड सेल की आरबीसी की लाइफ स्पेन जो होती है वो 42 दिन की हो जाती है। इसमें जो रेशो होता है आरबीसी का और सगम का वो 90-10 का होता है। 90-10 का मतलब क्या है? जब 90 ml पैक्ड सेल आरबीसी होंगी हमारी, उसमें हम 10 ml SAGM सॉल्यूशन को ऐड करते हैं, ठीक है। टोटल जो लाइफ स्पेन होती है वो 42 दिन की हो जाती है, ठीक है। पैक्ड सेल के और भी दूसरे फॉर्म है, जैसे ल्यूकोसाइट पुअर आरबीसी। अगर अपन WBC को किसी तरह से पैक्ड सेल आरबीसी में ही अगर अपन ल्यूकोसाइट को अलग हटा दे तो इसके कंपोनेंट का नाम अलग हो जाता है, इसको अपन ल्यूकोसाइट पुअर आरबीसी कहते हैं। ये जो होता है ये HLA वाले प्रिवेंट किसी ऐसे पेशेंट जिनको HLA है ना, ये क्या है अपन आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। उनको रोकने के लिए अपन ल्यूकोसाइट मतलब WBC की वजह से अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो उसको अपन ल्यूकोसाइट पुअर आरबीसी चढ़ाते हैं। तो उसमें अपन क्या करते हैं, WBC को अलग हटा देते हैं। दूसरे है बास्ड आरबीसी। बास्ड आरबीसी में अभी इनकी कम बनाते कैसे हैं प्रोसीजर, इसमें आप जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनका यूज देख लो आप। वॉश्ड आरबीसी जो होती है वो IgA पेशेंट जिनमें IgA की कमी हो, जिनमें IgA एंटीबॉडी कमी हो, उनके लिए हम वॉश्ड आरबीसी का यूज करते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर है इरेडिएट आरबीसी। ये जो होती है वो हम ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। अब ये ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज ये क्या है, ये अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अगला अपना है फ्रोजन आरबीसी। फ्रोजन आरबीसी क्या था भाई? अपने पैक्ड आरबीसी को ही अगर अपन -65 डिग्री सेल्सियस पर रख दें, अगर अपन -65 डिग्री सेल्सियस पे रख दें तो इससे होगा क्या, आरबीसी को अपन बहुत लंबे टाइम तक रख सकते हैं। कितने लंबे टाइम तक? 10 साल तक। अब अपन ऐसा क्यों करेंगे भाई? 10 साल तक क्यों रखेंगे अपन? 10 साल तक हम किसी की आरबीसी को या वॉल्वेट को क्यों रखेंगे? कोई भी ऐसा ब्लड ग्रुप जो बहुत ज्यादा रेयर हो, जैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो बार बार मिलता नहीं है। अब देखो कोई मान लो ऐसा डोनर आ गया जिसने बॉम्बे ब्लड ग्रुप दे दिया, तो वो तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया ना। तो उसका पेशेंट जरूरी थोड़ी कि भाई उसकी तो 35 दिन की लाइफ स्पेन है, या ज्यादा से ज्यादा अपन 42 दिन बढ़ा दो उसको। तो मान लो ब्लड ग्रुप अपने पास बॉम्बे का आ गया, लेकिन 42 दिन तक कोई पेशेंट ना आए तो फिर वो एक्सपायर हो जाएगा। अब जो इतना कीमती ब्लड जो हमारे पास बहुत रेयर मिल पाता है, तो उसको हम क्या करते हैं, थोड़ी बहुत लंबे टाइम तक चलाने की कोशिश करते हैं, ताकि लंबे टाइम तक भी अगर उसका पेशेंट आए तब भी हम उसको ब्लड दे सकें। तो 10 साल तक हम
फ्रोजन आरबीसी को चला सकते हैं। तो उसको चलाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले 40% ग्लिसरॉल उसमें ऐड करते हैं। वो जो पैक्ड आरबीसी है, पैक्ड सेल है, उसमें अपन 40% ग्लिसरॉल ऐड करेंगे। उसके बाद हम उसको -65 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। और ये जो ग्लिसरॉल अपन ने ऐड किया है, जब भी अपन पेशेंट को चढ़ाएंगे तो ये ग्लिसरॉल अपन को हटाना पड़ेगा। ग्लिसरॉल अपन ने सिर्फ उसको प्रिजर्व करने के लिए ही ग्लिसरॉल यूज करते हैं। ग्लिसरॉल का यूज अपन ने जो किया वो सिर्फ प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया है। तो जब भी पेशेंट को चढ़ाएंगे तो ग्लिसरॉल को अलग हटाना पड़ेगा, उसकी एक अलग प्रोसीजर होगी। वो जो प्रोसीजर होगी ग्लिसरॉल हटाने की, उसको अपन एग्लोमरेशन कहते हैं। ठीक है, ग्लिसरीन को हटाने के लिए उसमें अपन फ्रोजन आरबीसी से ग्लिसरॉल को हटाने के लिए, या फिर अपन इसको डीग्लाइकेशन भी कह सकते हैं, ग्लिसरॉल हटाकर अपन फिर पेशेंट को वो जो पैक्ड सेल है वो चढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलो डाइक्लेशन, हाँ शेखर ने कहा है कि डी ग्लाइकेन नहीं होगा उसमें, हाँ डी ग्लाइकेन नहीं होगा, डी ग्लाई, इसको एक बार मैं चेक कर लूंगा, डी ग्लाइकेशन है या फिर कुछ और प्रिंट हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अगली अपनी यूनिट है पीआरपी, या फिर अपन इसको प्लेटलेट कंसंट्रेट भी कहेंगे, कि इसमें प्लेटलेट ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ठीक है, हाँ ग्लिसराइजेशन होगा वो, है ना शेखर, मैं उसको करेक्ट कर लूंगा। आप लोग भी अगर आप लोगों ने प्रिंट करा लिए हैं तो एक बार उसको आप करेक्ट कर लेना, है ना। ग्लाइकेशन नहीं होगा वो, डी ग्लाइस ग्लाइस लाइजेशन होगा, है ना। चलो, प्लेटलेट को हम कैसे करते हैं भाई, कंटिन्यू एजिटेशन के साथ 20 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस पर हम स्टोर करके रखते हैं। कंटिन्यू एजिटेशन, इसका मतलब क्या है कंटिन्यू एजिटेशन, हमारे जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है इसको हम लगातार, एक ऐसा हमारे पास इंक्यूबेटर होता है, उस इंक्यूबेटर में प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को लगातार हिलाया जाता है, एक तरह से वो हिलता जाता है, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यू एजिटेशन, है ना। तो कंटिन्यू एजिटेशन करके अपन इसको 20 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं, और इसको हम लगभग 5 दिन तक रख सकते हैं। ज्यादातर ये मैक्सिमम इसको अपन 5 दिन तक रख सकते हैं। इसके बाद 5 दिन के बाद में ये जो प्लेटलेट है वो एक्सपायर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और प्लेटलेट जो कंसंट्रेट है इसको अपन 6.2 पीएच पर मेंटेन करके रखते हैं। एक यूनिट जो प्लेटलेट पीआरपी जो होती है, प्लेटलेट कंसंट्रेट की जो एक यूनिट होती है, वो पेशेंट में लगभग 5000 प्लेटलेट को बढ़ा देती है ना। मान लो किसी में प्लेटलेट काउंट अगर 50,000 है ना, तो एक यूनिट जब अपन उसको पीआरपी चढ़ाएंगे तो उसमें प्लेटलेट की जो होंगे वो 5000 बढ़ जाते हैं, है ना। तो एक सिंगल यूनिट से प्लेटलेट की पूर्ति नहीं हो पाती, प्लेटलेट की यूनिट ज्यादा चढ़ाना पड़ता है अपन को, है ना। तो कोई भी ऐसा पेशेंट जिसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब उसमें अगर प्लेटलेट की कमी है, तो उसे अपन पीआरपी या फिर प्लेटलेट कंसंट्रेट चढ़ाएंगे। तो कितनी यूनिट चढ़ाएंगे ये डिपेंड करेगा कि उसमें प्लेटलेट की कमी कितनी है ना। एक यूनिट जो होती है वो 5000 प्लेटलेट को बढ़ा देती है, ये आपको ध्यान रखना है। और नॉर्मली अपन देखें तो पीआरपी की जो यूनिट यूजुअल डोज होती है वो 4 से 6 यूनिट होती है। 4 से 6 यूनिट का मतलब एक दिन में अपन को ज्यादा से ज्यादा अपन 6 यूनिट तक ही चढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं चढ़ाना चाहिए एक बार में, है ना। एक बार मतलब एक दिन में अपन 4 से 6 यूनिट चढ़ा सकते हैं, और 4 से 6 यूनिट अगर अपन चढ़ाएंगे तो लगभग 30,000 प्लेटलेट काउंट जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, है ना। आप कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, एक यूनिट में 5000 बढ़ रहे हैं और 6 यूनिट चढ़ा दिया, मतलब 6 पंजे 30, 30,000 प्लेटलेट बढ़ सकते हैं। तो मान लो किसी के अगर प्लेटलेट काउंट 50,000 हैं तो 50,000 से वो डायरेक्ट उसके 80,000 हो जाएंगे एक बार में, अगर अपन एक दिन में अगर उसको अपन 6 यूनिट पीआरपी चढ़ा देते हैं। ठीक है, चलो उसको भाई जो ये स्पेलिंग पे ज्यादा मत अटको आप, मिस्टेक होगी तो आप उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। प्लेटलेट की एक यूनिट होती है अफेरेसिस, अपन ने थोड़ा बहुत पहले भी इसको डिस्कस किया था। अफेरेसिस में क्या होता है, एक इतना बड़ा हमारे पास एक इक्विपमेंट होता है, ये इक्विपमेंट का नाम ही अफेरेसिस है ना। अफेरेसिस इक्विपमेंट, इसमें एक टेक्निक का यूज किया जाता है। ये जो टेक्निक होती है इसमें डोनर से ब्लड सेपरेट मशीन में होता है। इसमें क्या होता है, ये मशीन से 2 ट्यूब होती हैं जो डोनर से अटैच होती हैं,
एक ट्यूब से ब्लड निकलता जाता है डोनर से और दूसरी ट्यूब से दोबारा उसमें चढ़ता भी जाता है। कैसे होता है ये? होता कैसे है? यहां से जो ब्लड निकलता है वो इस अफेरेसिस वाली मशीन में जाएगा, वहां पर ये ब्लड जो होता है वो सेंट्रीफ्यूज होगा और सेंट्रीफ्यूज होने के बाद प्लेटलेट उससे अलग हो जाते हैं, बाकी का जो ब्लड है वो दोबारा से डोनर में चढ़ जाता है ना। तो ये जो पूरी टेक्निक है ये अफेरेसिस, ये जो टेक्निक है इसको अपन अफेरेसिस बोलते हैं। और इस टेक्निक में क्या होगा, डोनर से ब्लड निकलेगा तो, लेकिन उससे सिर्फ प्लेटलेट सेपरेट होंगे। प्लेटलेट सेपरेट होने के बाद बाकी का जो बचा हुआ कंपोनेंट है वो दोबारा से डोनर को ही रिटर्न चढ़ा दिया जाता है। इस पूरी यूनिट को, इस पूरी टेक्निक को अपन अफेरेसिस कहते हैं। और इस टेक्निक का फायदा क्या है? इस टेक्निक का फायदा ये है, दो फायदे हैं इसके। अफेरेसिस टेक्निक के क्या फायदे हैं? पहला फायदा ये है कि इससे जो यूनिट निकल के आएगी उससे सिर्फ प्लेटलेट निकलेंगे। तो प्लेटलेट इससे जो निकल के आते हैं वो 6 यूनिट, पीआरपी की 6 यूनिट के बराबर होते हैं। मतलब अफेरेसिस टेक्निक से अपन ने अगर 1 यूनिट पीआरपी प्लेटलेट कंसंट्रेट निकाला है तो वो नॉर्मल पीआरपी के 6 यूनिट के बराबर होता है, अफेरेसिस टेक्निक से निकलने वाले, है ना। तो भाई एक बार के ही प्लेटलेट चढ़ाने से एकदम से ही 30,000 प्लेटलेट काउंट बढ़ जाएंगे प्लेटलेट के, पेशेंट के, ठीक है। दूसरा एक और फायदा यह है कि भाई डोनर को प्लेटलेट के अलावा किसी और कंपोनेंट की कमी नहीं होती। मतलब उसके ब्लड में सिर्फ प्लेटलेट ही कम होंगे, बाकी कोई भी हीमोग्लोबिन या दूसरे प्लाज्मा जो है वो कम नहीं होते। तो एक पेशेंट जो होता है वो बार बार अफेरेसिस टेक्निक के द्वारा बार बार प्लेटलेट दे सकता है। तो कोई ऐसा पेशेंट जिसको बार बार प्लेटलेट की जरूरत पड़ती हो तो वो अफेरेसिस टेक्निक के माध्यम से उसकी प्लेटलेट की जल्दी अपन उसकी सप्लाई कर सकते हैं प्लेटलेट की, ठीक है। और एक बार में ही करीब 30,000, बहुत बढ़िया है ना, एक बार में ही 30,000 प्लेटलेट इससे बढ़ जाते हैं। राखी ने बिल्कुल सही कहा भाई, डेंगू वगैरह के केस में ये वाली जो टेक्निक होती है वो बहुत काम आती है, क्योंकि डेंगू के केसेस में प्लेटलेट बहुत जल्दी काउंट कम होती है, प्लेटलेट काउंट बहुत जल्दी कम होते हैं डेंगू केस में। तो उस कंडीशन में अफेरेसिस टेक्निक जो होती है वो बहुत ज्यादा काम आती है, ठीक है। बढ़िया, 2-3 लोगों ने लिखा था, ये सही लिखा था। हाँ बहुत बढ़िया, राखी ने भी एक बहुत अच्छी बात लिखी, अफेरेसिस टेक्निक में डोनर जो होता है वो 7 दिन बाद दोबारा से प्लेटलेट दे सकता है। अगला है अपना फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, शॉर्ट फॉर्म में अपन ने इसको एफएफपी बोला है। एफएफपी क्या होगा भाई? एफएफपी कलेक्शन के 6 घंटे के बाद अपन एफएफपी जब भी अपन बनाते हैं तो हॉल बेड के 6 घंटे के अंदर ही अंदर अपन को बनाना होता है, 6 घंटे के भीतर ही ना। मतलब अपन ने अगर किसी डोनर का ब्लड लिया है तो मैक्सिमम 6 घंटे से पहले ही अपन एफएफपी बना लेते हैं। क्यों ऐसा, क्यों भाई? क्योंकि कुछ फैक्टर जो होते हैं वो लेवाइल होते हैं। कोगुलेशन फैक्टर अपन ने पढ़े हैं, कोगुलेशन फैक्टर में अपन ने पढ़े थे कि कुछ कोगुलेशन फैक्टर ऐसे होते हैं जो लिवाइल होते हैं, मतलब जल्दी उनकी एक्टिविटी जो होती है वो लॉस हो जाती है। तो ऐसे कोगुलेशन फैक्टर को भी स्टोर करने के लिए अपन जल्दी से जल्दी उसको सेपरेट करके और जल्दी से जल्दी उसको फ्रोजन कर देते हैं, है ना। एफएफपी को अपन 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी अपन इनका यूज करेंगे, भाई 1 साल तक अपन ने स्टोर किया है तो कितने डिग्री सेल्सियस पे किया अपन ने? -डिग्री पे किया, -20 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करके रखा। तो जब भी अपन इसका यूज करेंगे तो दोबारा से अपन इसको 30 से लेकर 37, है ना, 30 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस पर दोबारा इसको अपन पिघलाते हैं और 2 घंटे के अंदर अपन पेशेंट को सेंट्रीफ्यूज भी करना पड़ता है ना। एफएफपी के बहुत सारे रूल है भैया ना, तो 2-3 रूल हैं आप इसके देखो। एफएफपी के रूल क्या क्या है? रूल ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि हॉल बेड से जल्दी इसको सेपरेट करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा रूल क्या है भाई? सेपरेट करने के बाद जब भी अपन इसका यूज करेंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर पर लाना पड़ेगा, 37 डिग्री सेल्सियस पे लाना पड़ेगा और 2 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट को चढ़ाना पड़ेगा। इसका जो मेन यूज होता है वो मल्टीपल कोगुलेशन फैक्टर की अगर डेफिशिएंसी किसी पेशेंट को है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर अगर किसी पेशेंट को है तो उसमें हम एफएफपी का यूज करते हैं, है ना। तो जो प्लाज्मा है उससे जो कोगुलेशन फैक्टर है उनकी सप्लाई जो होती है वो पूरी हो जाती है। अगला है अपना क्रायो प्रेसिपिटेट।
क्रायो प्रेसिपिटेट कैसे बनाते भाई? जो एफएफपी अपना निकला था उस एफएफपी को पहले थॉ किया जाता है। थॉ मतलब माइनस, सॉरी, अपना जो एफएफपी था वो -20 डिग्री सेल्सियस पे था, है ना। इस -20 डिग्री सेल्सियस से उठा के अपन इसको 1 डिग्री सेल्सियस, 1 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं और वहां पर धीरे धीरे इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में क्या करते हैं भाई? प्लाज्मा को अपन धीरे धीरे 4 डिग्री सेल्सियस पर पहले लेके आते हैं, फिर सेंट्रीफ्यूज करते हैं और उसका जो सुपरनेंट होता है उसको अपन निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं। बाकी का जो बचा हुआ होता है उसको ही अपन क्रायो प्रेसिपिटेट कहते हैं, है ना। क्या है भाई? वाटर बाथ में करते हैं थॉइंग, बहुत बढ़िया विवेक, है ना। तो अपन को वाटर बाथ में अपन इसका टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, या फिर इसके लिए इंक्यूबेटर भी सेपरेट भी आते हैं, इंक्यूबेटर इसके, ठीक है। क्या है, एक बार प्रोसीजर और देख लो आप, इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हो क्या है प्रोसीजर कैसे हुई। कि अपना जो एफएफपी था वो -20 डिग्री सेल्सियस पे था, तो उसको अपन 1 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस पे अपन इसको लगातार सेंट्रीफ्यूज करते हैं। इसका एक अलग इक्विपमेंट भी आता है, अलग सेंट्रीफ्यूज आता है, जो अपन 6 डिग्री सेल्सियस पे उसको 4 डिग्री सेल्सियस पे उसको मेंटेन करके रख दो और उसको धीरे धीरे वो सेंट्रीफ्यूज करता रहेगा। तो उसका जो सुपरनेंट होगा उसको अपन हटा देंगे और नीचे का जो सेडिमेंट होगा वही हमारा क्रायो प्रेसिपिटेट कहलाता है, ठीक है। और क्रायो प्रेसिपिटेट का जो हम यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं? सिवियर किसी को वॉर्ड विलेब्रॉन डिसीज है, या फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है, या फाइब्रोजन की डेफिशिएंसी है, तो ऐसे पेशेंट को अपन क्रायो प्रेसिपिटेट का यूज करते हैं। बॉन विलेब्रॉन डिसीज अगर किसी को है तो उसको हम क्रायो प्रेसिपिटेट का यूज करेंगे। और नॉर्मली जो हमारा एफएफपी था उससे करीब 10 से 20 ml ही अपना क्रायो प्रेसिपिटेट निकल के आता है। और एक बार अपन ने क्रायो प्रेसिपिटेट बनाया है तो इसको हम दोबारा से ही फ्रोजन कर सकते हैं, और दोबारा से फ्रोजन करके हम इसको 1 साल तक फिर से स्टोर करके रख सकते हैं क्रायो प्रेसिपिटेट को, ठीक। तो ये था भाई हमारा आज का टॉपिक। बाकी इससे आगे फिर हम ब्लड बैंक को कल कंटिन्यू करेंगे। तो कल वैसे संडे है, संडे अपन ऑफ रखते थे, लेकिन थोड़ा सा छोटा सा एक पार्ट और बचा है इसका, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का। तो कल इससे आगे जो थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का, उसकी क्लास रखेंगे। इसके साथ साथ में आपके जो भी डाउट हैं उनकी क्लास, और कोई आपकी अगर बात है तो वो भी अपन कल डिस्कस करेंगे, है ना। तो आज की क्लास अपन इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी डाउट अगर आ रहे हैं तो आप कम्युनिटी पे पोस्ट भी कर सकते हैं। जैसे ब्लड बैंक में आपको कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई, तो आप एक बार कम्युनिटी में पोस्ट कर देना, या व्हाट्सएप का जो सेपरेट नंबर है 6266313535, तो उस पर भी आप पोस्ट कर सकते हो। तो कल जितने भी आपके जो डाउट है, जो पुराने डाउट और पेंडिंग चल रहे हैं, वो सारे डाउट लेकर कल की क्लास में, मॉर्निंग की क्लास में डिस्कस करूंगा। क्रॉस मैच भी अपन कल ही डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्रॉस मैच आपको पीछे खुला हुआ दिख रहा है, लेकिन फिलहाल अपन आज की क्लास में डिस्कस नहीं करते। ये जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है ये अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक। चलो, तो आज की क्लास के लिए अब मुझे इजाजत दें, मिलते हैं अपन कल। तब तक के लिए गुड डे, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। एक जयप्रकाश का एक मैसेज है सर लैपटॉप पे क्लास, तो लैपटॉप पे भी चल रही है क्लास जयप्रकाश। लैपटॉप पे क्लास चलाने के लिए आपको अपना ईमेल, अपनी जो जीमेल है ना, जीमेल को आप ओपन करोगे तो जीमेल में जो लिंक आती है उस पर क्लिक करोगे तो क्लास चल जाएगी ना। पहले मुझे भी नहीं मालूम था, एक स्टूडेंट ने मुझे बताया। तो लैपटॉप पे क्लास चलाने के लिए आपको अपनी जीमेल के थ्रू क्लास चलाना पड़ेगी, है ना। बाकी लैपटॉप पे भी क्लास चल रही है, ठीक है। कल जो टेस्ट होगा वो ब्लड बैंक का ही टेस्ट होगा, ब्लड बैंक के सारे टॉपिक का टेस्ट होगा कल 10 बजे से लेकर परसों 10 बजे तक आप टेस्ट दे सकते हो, ठीक। चलो, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही भाई, बहुत थोड़ी लंबी क्लास भी हो गई आज। मिलते हैं अपन कल, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद।